हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त स्वस्थ, तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को, जो चैप्टर 3 है अपना। तो कहाँ तक हम लोग देख लिए, तो ओम्स लॉ में हम लोग देख लिए। तो ओम्स लॉ लगभग कंप्लीट हो गया था अपना। रेजिस्टेंस वगैरह हम लोग देख लिए थे। अभी रेजिस्टेंस का बेसिक चीज़ देखा गया था। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, जो है अपने पास इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। अब हम लोग को क्या देखना है, इलेक्ट्रिक करंट देखना है कंडक्टर में। देखो ये सबको मालूम होगा, हम ऐसा उम्मीद करके चल रहे हैं कि ये सब चीज़ सबको मालूम होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हम लोग वैसे देखे हैं कल इसका डेफिनेशन, लेकिन हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को ऑलरेडी पता होगा। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। कंडक्टर क्या होता है, वैसा मटेरियल जो करंट को अपने अंदर से फ्लो करने देगा उसको कंडक्टर बोलते हैं। कुछ ऐसा भी मटेरियल होता है जो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं करने देगा, जिसको इंसुलेटर बोलते हैं। ये सब चीज़ बेसिक चीज़ तुम लोगों को पता होगा, ये हम ऐसा उम्मीद करते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो कहानी ही है पूरा। अब उस कहानी को समझ लिया क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है कंडक्टर में, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे किससे, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से। तो मतलब जो भी कंडक्टर है उसमें जो कहानी होता है उसको हम किससे रिलेट करने जाएंगे, उसको हम रिलेट करने जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से। अब क्या बात होगा वो देख लिया जाए। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, मतलब ये जो अपने पास थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी सब्सटेंस आर मेड ऑफ एटम्स। तो सारा सब्सटेंस किस चीज़ से बना, एटम्स, ये भी पता अपने को। और उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये भी पता है। जैसे मान लो अगर हम कोई एक वायर ले लें, जैसे अपने पास के कोई एक वायर, हम वायर से समझा रहे हैं क्योंकि हम लोग को करंट देखना है। तो करंट के लिए हम लोग को वायर लेना पड़ेगा। जैसे मान लो ये हो गया अपने पास एक वायर। अब इस वायर में ये जो वायर है कई सारे एटम से बना है। और एटम्स के अंदर क्या है, तो एटम्स के अंदर है न्यूक्लियस है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहाँ बात हो रहा है कि वो किससे बना, एटम से बना। एटम्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, एटम्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे अगर इसको ऑर्बिट से समझा जाए, ऑर्बिट कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो ये अपने पास कोई एटम, बीच में न्यूक्लियस हो गया, ये ऑर्बिट हो गया। इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर सबसे कम फोर्स लग रहा होगा इस न्यूक्लियस, मतलब होल्ड करने के लिए। इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है न्यूक्लियस, ऐसा मान सिंपल तरीके से लेके चल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस पकड़ के रखा है। तो जो जितना दूर इलेक्ट्रॉन होगा वो उसका, उससे जैसे वही सिंपल बात हो गई। जैसे मान लो घर पे लोग हैं तो उनका बिगड़ने का कम चांस होता है। जैसे बाहर निकलेगा तुम लोग, घर से दूर होगा तो बिगड़ने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, हाथ से निकलने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। वही बात यहाँ पे भी है कि ये सब घर के पास हैं या घर के अंदर हैं तो इनका बिगड़ने का चांस कम है। लेकिन जो घर से दूर है, जो हाथ पहुँच से बाहर है, उसका बिगड़ने का चांस ज़्यादा है और हाथ से निकलने का चांसेस ज़्यादा है। वही बात यहाँ पे भी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे आएगा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आ रहा, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करा देगा इस न्यूक्लियस से। मतलब इसको यहाँ से रिलीज करा देगा, इसके चंगुल से बाहर निकाल देगा, इसके हाथ से बाहर निकाल देगा, इसको बिगाड़ देगा, कुछ भी ऐसा कहानी हो गया। तो ये जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है कि जब कभी भी हम लोग बात कर रहे हैं एटम में, तो एटम में क्या है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग ऑर्बिट में है अराउंड द न्यूक्लियस, द आउटर इलेक्ट्रॉन रिमूव बाई सम एगिटेशन, दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हो गया उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। वही कहानी अभी हम बताएं कि न्यूक्लियस है, ऑर्बिट, अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है। और जो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस को छोड़ के मूव कर सकता है किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, तो उसको हम लोग बोल देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। या फिर रैंडमली हम ऐसा बोल सकते हैं, कहीं पे भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को फ्रीली मूव करता हुआ देखेंगे तो हम बोल देंगे वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। खाली पकड़ के घूम रहा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन। आगे क्या बात हो जाएगा, तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, जैसे देखो अब हम लोग इसको रिलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। अभी तो केवल हम लोग समझे न्यूक्लियस ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन से समझे फ्री इलेक्ट्रॉन को। अब हम लोग इस चीज़ को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करने जाएंगे। कह रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहेगा, when no electric field is applied on a solid conductor, the free electron in the moves like molecules in a gas। तो जब कोई कंडक्टर है अपने पास, सॉलिड कंडक्टर, देखो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करें, सॉलिड कंडक्टर के। जब कोई सॉलिड कंडक्टर है और उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा हुआ, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है किस तरीके से मूव करता है, मूव्स लाइक मॉलिक्यूल्स इन अ गैस। मतलब रैंडम इधर उधर वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। वैसे तो सॉलिड जो है टाइटली पैक्ड होता है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स को मूव करने का चांसेस एकदम कम है, सबसे कम है। गैसेस में मॉलिक्यूल्स एकदम फ्री होते हैं, लिक्विड में
बीच में होता है, मोबिलिटी जो होता है मॉलिक्यूल्स का वो सॉलिड और गैस के बीच का होता है। तो जो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स है या फ्री इलेक्ट्रॉन है जो मूव करता है वो गैस की तरह मूव करता है, इधर उधर रैंडम, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अभी जैसे हम वही वायर वाला बात कर रहे थे, जैसे मान लो अगर ये अपने पास एक वायर है, इस वायर में अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है और फ्रीली मूव कर रहा है, तो फ्रीली मूव करना मतलब वो रैंडम इधर उधर कहीं भी जा सकता है, उसका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये सब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मान लो इधर उधर कहीं रैंडम मूव कर रहा होगा, तो देर इज नो सर्टन डायरेक्शन फॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैंस नो करंट फ्लो इन इट। करंट हम कब बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो भाई जब चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा है किस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो करंट है ही नहीं। तो वही बात यहाँ हो रहा है, जैसे एक सॉलिड कंडक्टर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम इधर उधर मूव कर रहा है, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। तो जब रैंडम इधर उधर मूव कर रहा है तो उसके अंदर कोई करंट नहीं है। ठीक है, वही बात यहाँ हो गया। लेकिन क्या रहेगा, जैसे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब यहाँ पे जैसे हम पोटेंशियल क्रिएट कर देंगे, जैसे वायर था इसमें हम पोटेंशियल क्रिएट कर दिए। ठीक है, ये पोटेंशियल क्रिएट हो गया। ये जो एंड है हाई पोटेंशियल वाला एंड है, और ये जो एंड है लो पोटेंशियल वाला एंड है, या फिर ऐसा कर लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। याद रखना अभी हम क्या बोलने वाले हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन एक अलाइन हो जाएंगे और वो उल्टा अपोजिट डायरेक्शन, मतलब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे करेगा आप कि कह रहे हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ सॉलिड कंडक्टर, जब कभी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा सॉलिड कंडक्टर पे, तब क्या देखने को मिलेगा? जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है इज अप्लाइड ऑन एवरी इलेक्ट्रॉन, तो सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगेगा। जैसे हम इसको पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से जोड़ेंगे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगने लगेगा ये पोटेंशियल के द्वारा। तो ये सारा जो इलेक्ट्रॉन है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना रहेगा। वो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन करंट के अपोजिट हो जाएगा। करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो हम लोग जानते हैं करंट किस डायरेक्शन में मूव करता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उसके अपोजिट मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और जो करंट का मोशन होता है कन्वेंशनल माना गया है, ऐसा पहले से माना गया तो इसको चेंज नहीं किया है। तो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट का वो क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन हम बोलते क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का देखो थोड़ा सा विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब क्या है? इसमें थोड़ा सा एक दूसरे के अगेंस्ट है। करंट का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, लेकिन चार्ज तो एक्चुअल में हम जब देखेंगे चार्ज तो भाई इस तरफ फ्लो कर रहा है, लेकिन करंट तो हम इस तरफ ले रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ही जब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू किया जा रहा था, मतलब कोई साइंटिस्ट जब इसको स्टडी कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में ही क्या बोल दिए थे ना कि करंट का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव है। और उसी से कई चीज़ें इसी चीज़ को मानते हुए जब कई चीज़ों को सॉल्व किया गया और सही बैठ रहा था सारा चीज़, तो इसी चीज़ को मानते हुए कई समय तक इसको लेके चला गया। फिर बाद में जब पता चला कि भाई ये तो ऐसा नहीं है, मतलब करंट हम इस डायरेक्शन में बोल रहे ठीक है, लेकिन जो चार्ज है चार्ज तो उसके अपोजिट मूव कर रहा है, और चार्ज में कौन सा चार्ज मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है उसके अपोजिट मूव कर रहा है, लेकिन हम करंट को इस तरफ मान रहे हैं। लेकिन जब कभी किसी चीज़ को सॉल्व किया गया, कोई गलती नहीं निकला गया, तो यही मान के चला गया, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन माना गया करंट का, यही माना गया कि पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन अगर चार्ज के बारे में बात करेंगे तो चार्ज उल्टा फ्लो करता है करंट के डायरेक्शन में। तो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगे। कहने का मतलब यहाँ जो भी इलेक्ट्रॉन सब इधर उधर जो रैंडम मूव कर रहा था वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अब मोशन करने लगेगा। वो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, या फिर हम ऐसा कह लें जो करंट का डायरेक्शन था उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये सारा इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा, और एक अलाइन में। तो इधर सारा इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, तो जब सारा इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन करंट। तो वहाँ पे क्या आने लगेगा? करंट आने लगेगा। तो यही बात हो गया कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का। वो भी कौन सा कंडक्टर लिए हम लोग? सॉलिड कंडक्टर में। तो इसी तरीके से सॉलिड कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है। अब इसी चीज़ को लिक्विड और गैस के लिए देख लीजिए। तो वो बात कर रहे हैं लिक्विड और गैस में जो इलेक्ट्रिक करंट है टेक प्लेस बाय मूवमेंट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। लेकिन कंडक्टर में कैसे हुआ? सॉलिड कंडक्टर में केवल किसके फ्लो से हुआ? तो नेगेटिव चार्ज के फ्लो से हुआ। नेगेटिव चार्ज जब फ्लो किया पोटेंशियल क्रिएट करने से की वजह से तब करंट आया। लेकिन अगर लिक्विड और गैस में हम बात करने जाएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों की वजह से करंट आ सकता है। ठीक है, दोनों। लेकिन कंडक्टर में केवल किसकी वजह से? नेगेटिव चार्ज की वजह से आता है। वाइल इन सॉलिड, देखो लिखा हुआ, वाइल इन सॉलिड कंडक्टर इलेक्ट्रिक कंडक्शन ऑकर बाय द मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये एक तरह से ना फिल इन द ब्लैंक्स में चाहे ट्रू फॉल्स में ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि जो सॉलिड है उसमें केवल नेगेटिव चार्ज की वजह से आता है, लेकिन जो लिक्विड और गैस है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन की वजह से आ सकता है इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद एक और बात हो जाएगा इसमें कि कुछ ऐसे भी मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन बाउंड रहता है और वो मूव नहीं करता है, नॉट एक्सेलरेटेड। तो जब कोई एक ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन, मतलब हम पोटेंशियल क्रिएट किए हैं, ठीक है, पोटेंशियल, जैसे ये पोटेंशियल क्रिएट किया गया, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, मान लो ये पोटेंशियल यहाँ क्रिएट किया गया है इस कंडक्टर में, लेकिन करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब ऐसा कोई मटेरियल जिसमें हम पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं, सॉलिड मटेरियल जिसमें हम पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं लेकिन करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बावजूद, तो उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर या फिर डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो डाइइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर क्या हो गया, वैसा मटेरियल जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो एग्जांपल हो जाएगा वुड, प्लास्टिक, पेपर, रबर, ऐसा तमाम एग्जांपल है। इसलिए तुम लोग देखा होगा जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह होते हैं या जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, वो हाथ में रबर, पैर में रबर ग्लव्स वगैरह पहन के काम करते हैं, क्योंकि जो रबर है वो क्या है, एक तरह से इंसुलेटर है, उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा तो जो भी व्यक्ति है उसको करंट नहीं लगेगा, ठीक है। उम्मीद करते ये सब कहानी था, पूरा समझ आया होगा। कहानी में कोई बहुत बड़ा रोल था नहीं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इसीलिए पूरे को हम समझा दें। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जब हम लोग रेजिस्टेंस पढ़े थे तो उसी में एक चीज़ आया था अपने पास, ये तो बहुत डार्क हो गया यार, गंदा लग रहा है, गंदा, इसको हटाओ। तो हम लोग क्या बात करें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करें। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम लोग अगर देखने जाएंगे तो क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर हम निकालने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी निकाल रहे हैं कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। और रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी कहने का मतलब, जैसे मान लो अब रेजिस्टेंस होता है क्या है, जैसे एक वायर है, इस वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इस चार्ज के फ्लो को जो चीज़ रोकता है, जो हिंडर करता है, वही उसका रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस आया कहाँ था, तो रेजिस्टेंस आया था ओम्स लॉ में। क्या आया था रेजिस्टेंस, मतलब हम लोग क्या देखे थे फॉर्मूला, तो V इज इक्वल्स टू IR देखे थे, ये फॉर्मूला देखे थे, यही था अपने पास रेजिस्टेंस। तो वायर में रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो अगर हम देखने जाएंगे तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, मतलब लेंथ ऑफ द वायर पे, और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पे। ये हम लोग बचपन में पढ़े, बचपन कहने वाला क्लास 10th में ये पढ़े हुए हम लोग कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे। तो लेंथ पे तो डायरेक्टली डिपेंड करता है, मतलब जितना ज़्यादा लंबाई रहेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और एरिया पे इन्वर्सली डिपेंड करता है, मतलब एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। देखो इसको समझा जाए, चार्ज कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। अब हम जितना, जैसे मान लो इसके अंदर बीच बीच में रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब जितना इलेक्ट्रॉन को मूव करना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस से लड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि बीच बीच में जब रेजिस्टेंस है तो वायर का लेंथ हम बड़ा कर देंगे तो उतना ज़्यादा उसको रेजिस्टेंस से लड़ना पड़ेगा। तो मतलब क्या हो गया, एक तरह से रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ के, मतलब लेंथ बढ़ा रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन अब जैसे देखो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। अब ये जो अपने पास एरिया है, छोटा सा एरिया है, इसमें अगर हम 100 इलेक्ट्रॉन भेज दें तो सब आपस में लड़ झगड़ के जाएंगे। लेकिन इस एरिया को अगर हम इतना बड़ा कर दें और उसमें 100 इलेक्ट्रॉन भेजें तो आराम से पास करेगा। वही बात हो रहा है कि जैसे हम एरिया को बड़ा किए तो रेजिस्टेंस कम हो गया, मतलब आपस में जो इलेक्ट्रॉन का लड़ाई झगड़ा था वो कम हो गया। लेकिन जब एरिया छोटा था तो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा था। तो उल्टा नहीं हो रहा क्या, जब एरिया छोटा तो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो गया, एरिया बड़ा तो लड़ाई झगड़ा कम। तो जब उल्टा रिलेशन आता है तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन। तो जो रेजिस्टेंस का है एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन आता है, तो यही चीज़ लिखा गया यहाँ पे। तो क्या लिखा है, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/एरिया, मतलब एरिया के। तो इन दोनों को जब एक साथ लिखा जाएगा तो एक साथ क्या लिखेंगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ये अपने पास एक रिलेशन आएगा। ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आना चाहिए। तो वो कांस्टेंट क्या होता है, वही कांस्टेंट होता है अपने काम का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं रो। तो R इज इक्वल्स टू रो L/A हो गया। तो ये एक फॉर्मूला हो गया किसका, रेजिस्टेंस का। जैसे एक फॉर्मूला तो हम लोग ये लाए थे, V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो R से यहाँ से क्या आ जाएगा, R आ जाएगा V/I। एक फॉर्मूला ये है, ठीक है, जो स्लोप्स हम लोग निकाल रहे थे ओम्स लॉ में। और एक अगर फॉर्मूला बात कर ले रेजिस्टेंस का, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को रिलेट करता हुआ है, वो ये है, R इज इक्वल्स टू रो L/A। रो क्या होता है, तो रो होता है रेजिस्टिविटी, या फिर इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है।
तो रो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ये किसी वायर का प्रॉपर्टी होता है कि वायर वो पर्टिकुलर वायर कितना रेजिस्ट कर रहा है किसी चार्ज को फ्लो करने में या करंट को फ्लो करने में, ये वायर का प्रॉपर्टी होता है और ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो गया। अक्सर अपने को क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो निकाल लिया जाएगा, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है। तो एक फार्मूला आ गया आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया, रो क्या है, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। और देखो ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। अभी हम बात करें ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। तो यार ये लोग ऐसा लगता है हेलीकॉप्टर लेके जा रहा है सड़क पे। तो क्या है अपने पास रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल होता है, मतलब मटेरियल का ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो यहाँ तक भी समझ आएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे में क्या है, यूनिट है। यूनिट है रेजिस्टिविटी का, क्या होता है, ओम पर मीटर होता है। यहीं पे देख लो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। रो का निकालना है, एल होता है मीटर, ये होता है मीटर पर स्क्वायर। ये कैंसिल, तो रो का यूनिट क्या आ जाएगा, ओम मीटर। अगर रो का यूनिट ओम मीटर आ गया तो इसका फिर डायमेंशन भी निकालना पड़ेगा। तो डायमेंशन कौन निकालेगा, डायमेंशन निकालेगा तुम लोग। तो वो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों टाइप हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम लोग क्या देखें कि जो रेजिस्टेंस है, मतलब जो बचपन में देखे थे, बचपन मतलब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, तो वही है आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये है बचपन का प्यार। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है और भी किन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो वो देख लिया जाए। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस, तो भाई कहीं ना कहीं टेम्परेचर का भी कुछ ना कुछ प्रभाव होता है रेजिस्टेंस पे। तो वो कैसा क्या होता है वो देख लिया जाए। तो बात यहाँ हो रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस एट टेम्परेचर टी। तो किसी टेम्परेचर टी पे अगर हमको रेजिस्टेंस बताना है किसी वायर का, तो हम कैसे लिखेंगे, तो किसी टेम्परेचर टी पे, तो आर टी क्या है, किसी टेम्परेचर टी पे रेजिस्टेंस, मतलब कोई किसी रैंडम टेम्परेचर, मतलब 50 डिग्री 100 डिग्री पे किसी रैंडम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो R0 कहने का मतलब रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब स्टार्टिंग जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उस समय उस वायर का रेजिस्टेंस क्या, वो 1 प्लस अल्फ़ा टी। अब अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। और टी क्या होता है, तो टी अपने पास टेम्परेचर होता है, ये जो टी है अपने पास क्या है, टेम्परेचर। और आर नोट क्या है या फिर R0 क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर अपने को किसी पर्टिकुलर टी टेम्परेचर पे अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूला से। अब इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं है। तो जहाँ भी आएगा वहाँ पे हम इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करके सॉल्व कर लेंगे। तो आर नोट क्या है अपने पास, रेजिस्टेंस है कौन से टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा क्या है अपने पास, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, और टी क्या है अपने पास, टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास किसका फॉर्मूला, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अब इसी चीज़ को देखा जाएगा अलग अलग मटेरियल्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट किसके लिए, मेटल के लिए, कि मेटल के लिए क्या प्रभाव होता है। तो जो मेटल के लिए अल्फ़ा का वैल्यू, अल्फ़ा क्या निकालना है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज व्हेन वी राइज टेम्परेचर। अब देखो इसमें याद रखने वाला चीज़ क्या है, तो फार्मूला तो एक तो याद रखने वाला चीज़ है ही। फार्मूला क्या है अपने पास, तो फार्मूला था अपने पास आर टी, मतलब रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी। एक तो ये याद रखने वाला चीज़ है ही, साथ साथ अब क्या क्या याद रखने वाला चीज़ है, तो क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि जो अल्फ़ा है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, वो मेटल के लिए क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो। तो मेटल के लिए वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए जब ये पॉजिटिव है तो जो रेजिस्टेंस है मेटल का इंक्रीज़ करेगा जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जैसे ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है और टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बड़ा वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो टेम्परेचर टी पे अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो वो क्या आएगा, इंक्रीज, मतलब ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेंगे फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए अगर जाएंगे तो क्या मिलेगा, जो वैल्यू है अल्फ़ा का वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। किसके लिए बात हो रही है, इंसुलेटर के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है अभी तुम लोगों को नहीं पता, लेकिन सेमीकंडक्टर एक पूरा चैप्टर ही है क्लास 12 में, जो एकदम लास्ट में आएगा। तो फिलहाल हम लोग बस ऐसे समझ लें, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर कोई चीज़ है तो उसके लिए जो अल्फ़ा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ करेगा जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंसुलेटर के लिए बात कर लेंगे कि अगर इंसुलेटर का हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करने लगेगा, ठीक है।
तो ये रिलेशन याद रखना है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं मेटल का तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, और अगर किसी इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, मतलब जो चांसेस है चार्ज के फ्लो का वो बढ़ जाता है। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एलॉयज़ के लिए। एलॉय क्या होता है, तो मिक्सचर होता है किसी भी दो मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर जो होता है उसको हम लोग एलॉय बोलते हैं। तो जो एलॉय के लिए अल्फ़ा होता है वो बहुत छोटा होता है, इट इज़ डिफरेंट एंड डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब उसका वैल्यू चेंज होता रहता है अलग अलग टेम्परेचर के लिए। जैसे अगर हम पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर पर निकालना चाहते हैं तो उस टेम्परेचर पर उस अल्फ़ा का वैल्यू बहुत छोटा होगा, तो अलग अलग टेम्परेचर पर एलॉय के लिए अल्फ़ा का वैल्यू चेंज होता रहता है। बस इतना ही जानने वाला बात है। अब इसके बाद जो अपने काम का चीज़ है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी तक सारा कहानी देखे हम लोग, अभी फिर से थोड़ा सा कहानी है, उसके बाद डेरिवेशन है। तो अब हम लोग देखेंगे किसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देखेंगे। ठीक है, तो जो अगला टॉपिक है अपना वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है वो देख लिया जाए। तो थोड़ा सा इसको सरकाई ले। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जानने से पहले कुछ और जानना पड़ेगा, जब तब तक के लिए थोड़ा 1 मिनट का समय दो हमको। तो हम लोग को बात करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या होगा, जैसे देखो सबसे पहले हम लोग देख ले कोई कंडक्टर को। जैसे मान लो ये अपने पास एक कंडक्टर है, मतलब एक वायर है अपने पास। इस वायर में कई सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, कई सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा जो रैंडम इधर उधर मोशन कर रहा होगा। रैंडम इधर उधर, अभी जो हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए कि इसका एक तो इतना ये लोग गुस्सा दिला रहे हैं, लोग छूतिया सब क्या बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये कंडक्टर है अपने पास, इस कंडक्टर में कई सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है अपने पास। अगर ये सब इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग ऐसे देखेंगे, इस कंडक्टर में रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा होगा, तो जब रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा होगा तो उस समय भी इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा। तो जब रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा है तो इस समय जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, इस समय इसको बोला जाएगा थर्मल वेलोसिटी। अब थर्मल वेलोसिटी कहने का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये रैंडम इधर उधर मूव कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो उसको हम लोग थर्मल बोले। लेकिन ऐसा इसमें कितना सारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। सारे इलेक्ट्रॉन का जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो हम कहीं ना कहीं, अगर जैसे देखो जब पूरा एक जर्नी हम कवर करते हैं अलग अलग स्पीड के साथ, जैसे मान लो ये एक जर्नी हम पूरा कवर किए हैं अलग अलग स्पीड के साथ, तो इस पूरी जर्नी का अगर हमको स्पीड बताना तो हम क्या बताते हैं, एक एवरेज स्पीड बताते हैं, एवरेज वेलोसिटी बताते हैं। तो वो पूरे जर्नी का हो जाता है। एवरेज कहने का मतलब क्या, यहाँ अलग था मेरा, यहाँ अलग था, यहाँ अलग था, यहाँ अलग था, अलग अलग जगह पे अलग अलग वेलोसिटी था, मेरा स्पीड था। लेकिन अगर हमको पूरे जर्नी के लिए बताना कि क्या स्पीड था मेरा, तो हम उसका एवरेज निकाल देते तो पूरे जर्नी के लिए आ जाता है। तो अलग अलग वेलोसिटी के लिए अगर हमको एक वेलोसिटी देना है तो हम उसका क्या निकालते हैं, एवरेज। वही बात यहाँ पे भी, जैसे मान लो कंडक्टर है, उस कंडक्टर में अपने पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। हर एक इलेक्ट्रॉन का अगर हम वेलोसिटी बात करने जाएंगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, थर्मल वेलोसिटी। लेकिन जब सारे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का हम एवरेज निकाल लेंगे तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो हम ऐसा मानेंगे कि हर एक इलेक्ट्रॉन का उतना ही वेलोसिटी है। समझ आया बात। जैसे यहाँ पे इसका वेलोसिटी अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। हमको लग रहा है ये लोग जानबूझ के कर रहा है, ये लोग को लग रहा है कि हम बैठे हुए हैं कुछ कर रहे हैं, तो ये लोग जानबूझ के गाड़ी का इतना आवाज़ हॉर्न ये सब ज़्यादा ही हो रहा है, हमको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो क्या बात हो रहा है, हर एक इलेक्ट्रॉन का अगर हम वेलोसिटी निकालने जाएंगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी। देखो अभी इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं किया, पोटेंशियल क्रिएट नहीं किया, रैंडम ऐसे ही कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है उस समय जो उसका वेलोसिटी उसका हम बोले थर्मल वेलोसिटी। हम बात कर ले कि हर एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अलग अलग था जिसको हम थर्मल बोल रहे थे, लेकिन हमको ओवरऑल वेलोसिटी अगर फाइंड करना है तो हम क्या निकालेंगे, इसके लिए हम निकालेंगे एवरेज थर्मल वेलोसिटी। एवरेज से क्या पता चल जाएगा कि भाई सारे इलेक्ट्रॉन का लगभग उतना ही वेलोसिटी होगा। उसी चीज़ को शब्दों में लिखा गया, तो शब्दों में जो लिखा गया उसको भी देख लिया जाए, जान लिया जाए, समझ लिया जाए, सुन लिया जाए, पढ़ लिया जाए। तो क्या कह रहा है, तो क्या ये रहा कि थर्मल वेलोसिटी निकालना अपने को फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है, जैसे गैसेस मॉलिक्यूल में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो वो जो वेलोसिटी है जिससे वो मूव कर रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग बोलते हैं उनका थर्मल वेलोसिटी। यही बात है कि कोई कंडक्टर है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो गैसेस मॉलिक्यूल की तरह मूव करता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी। अब इसी के लिए हम लोग बात कर लेंगे क्या, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कि जब कभी भी हम लोग एवरेज निकालने जाएंगे किसका, थर्मल वेलोसिटी का, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसका हम लोग बोलते हैं एवरेज थर्मल वेलोसिटी। सिंपल उसका डेफिनेशन हो गया कि थर्मल वेलोसिटी का हम लोग अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी हो गया। अब कैसे दिया जाएगा वो देखा जाए, फॉर्मूला क्या आएगा। हम ये मान लेते हैं कि अपने पास कितना सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो अपने पास n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है।
किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में या किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में, ठीक। और हर एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी ये कुछ है u1 u2 u3 कितना हो जाएगा, un हो जाएगा। जैसे n इलेक्ट्रॉन्स है तो हर एक का वेलोसिटी निकालेंगे तो n वेलोसिटी आएगा। जैसे एक का u1 है, एक का u2 है, एक का ऐसे करके n वेलोसिटी आएगा। और कितना सारा इलेक्ट्रॉन है अपने पास, n इलेक्ट्रॉन्स है। अगर सबका एवरेज निकालने जाएंगे तो एवरेज कैसे निकलेगा, सब सारे वेलोसिटी को जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाई जितना सारा इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाई n कर देंगे। तो ये सारा वेलोसिटी को जोड़ दिया, डिवाइडेड बाई n कर दिए, तो ये जो निकल के आया है, ये जो निकल के आया है यही है अपने पास एवरेज थर्मल वेलोसिटी। तो अब हम ये मानेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का अंदर में, कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी वो कितना है, ये है, ठीक है। ये वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब इसके बाद अपना मेन हीरो आएगा, जो टॉपिक है अपना क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके लिए बात करें, फ्री इलेक्ट्रॉन के। देखो ड्रिफ्ट मतलब घसीटना, रगड़ाना कुछ, उस वो वेलोसिटी उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो एवरेज वेलोसिटी है विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग क्या निकाले, एक एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकाले। और ये क्या था, जैसे मान लीजिए अपने पास कंडक्टर है, जैसे आप कंडक्टर को बना देते हैं, ये अपने पास एक कंडक्टर है, ठीक है। और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स था, उस इलेक्ट्रॉन का, हर एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी थी। जब उसका हम एवरेज निकाल लिए तो क्या हो गया, एवरेज थर्मल वेलोसिटी हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रैंडम इधर उधर मूव कर रहा था, जब इस पर हम इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस लगाएंगे, वायर को चेंज, वायर का कलर अलग कर देते भाई मेरे, तो वायर का कलर हो जाएगा कुछ ये, मान लो ये हो गया अपने पास वायर। इसको हम वायर से जोड़ दिए और पोटेंशियल क्रिएट कर दिए। पोटेंशियल क्या, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल क्रिएट कर दिए। तो जब हम हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल क्रिएट कर दिए तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मोशन शुरू हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, तो करंट के अपोजिट, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो जाएगा, मोशन डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, करंट का डायरेक्शन उल्टा बनाती है ना, करंट हो जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये हो गया करंट का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगा। तो जब हम किसी कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस ले आती है, कहने का मतलब उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से अप्लाई कर दिए, पोटेंशियल क्रिएट कर दिए, तो जो इलेक्ट्रॉन है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करने लगा। लेकिन जैसे देखो होगा क्या कि पहले वो इधर उधर रैंडम मूव कर रहा था, हम जैसे उसको इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस में ले आएंगे, पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, तो जो जिस डायरेक्शन में मूव करता है पहले वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। मतलब जैसे ये मान लो हम एक बात कह रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, इधर ही जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुरंत सब एक लाइन में मूव करने लगेगा, एक लाइन में मूव करेगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो होगा क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये शुरू में ऐसे जा रहा था तो इस डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था तो इसी डायरेक्शन में, पहले जब अचानक झटका लगेगा तो उसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगा। फिर वो टकरा के, जैसे मान लो ये इस तरफ आ रहा था तो दीवार से टकरा के इस तरफ जाएगा, ये इधर जा रहा था दीवार से टकरा के इस तरफ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा के मतलब एक लाइन में आएगा। तो जब जो कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन था, वो जो रैंडम मोशन कर रहा था, उस रैंडम मोशन को हम पोटेंशियल क्रिएट करा के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कराने के लिए ले आए, तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी आएगा उसी को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पूरा कहानी क्या है, इसके पहले क्या था, हम पोटेंशियल क्रिएट नहीं कर रहे थे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं ले आ रहे थे, बस उसका रैंडम वेलोसिटी निकाल लेते हैं एवरेज। अब हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करा रहे हैं, उस समय जो इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को बोला जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और डिनोशन क्या हो जाएगा उसका, वी टी कैसे लिखेंगे, तो ये होगा v और स्मॉल d लिख देंगे, ये उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो डेफिनेशन एक और बार देख लो, डेफिनेशन क्या कह रहा है, जो एवरेज वेलोसिटी है, देखो यहाँ पे भी कई सारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, सबका वेलोसिटी अलग अलग होगा, तो यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा, किससे, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, पॉजिटिव एंड यही है, तो इलेक्ट्रॉन इसी तरफ आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ जो मूव करेगा, किसके इन्फ्लुएंस से, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से, जो कंडक्टर के अलॉन्ग अप्लाइड किए हैं, तो उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी जैसे मान लो हम बोल दें इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या आएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, जैसे एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालना है तो v, पेन क्या है, पेन ये अपने पास, तो v u1 a
टी। अब देखो यहाँ पे ए क्या है, तो एक्सेलरेशन है, उस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हो जाएगा। वी क्या है, उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है। यू क्या, इनिशियल जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी था, मतलब ये सेटअप करने से पहले जो वेलोसिटी था। और टी क्या है, टाइम वन है, मतलब इतना समय तक मूव करेगा, मतलब टकराने से पहले तक, जिसको रिलैक्सेशन टाइम बोलता है। ऐसे दूसरे इलेक्ट्रॉन का हम निकाल लेंगे, ऐसे तीसरे इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे कितने सारे इलेक्ट्रॉन है, तो सारे का हम वेलोसिटी लिख सकते हैं अपने पास। ये रिलैक्सेशन टाइम में जो टी है, रिलैक्सेशन मतलब ये आगे आएगा कहानी, इसको हम लोग सॉल्व करके एक जो एवरेज वैल्यू आएगा वो निकालते हैं। लेकिन अभी केवल डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन क्या है कि जब कभी भी हम लोग कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस लाएंगे या पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, तो जिस वेलोसिटी से, जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किस तरफ, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात होता है मीन फ्री पाथ का। अभी हम लोग सारा डेफिनेशन देख रहे हैं, डेरिवेशन अभी नहीं आया है, इसका डेरिवेशन किया जाएगा आगे। तो अब क्या बात करना अपने को मीन फ्री पाथ के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल है फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, अभी हम बात करना कि इलेक्ट्रॉन उधर जाकर टकराएगा, इधर जाकर टकराएगा, तो टकराने के बीच का जो रास्ता है, मतलब टकराने से पहले कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना, ऐसा थोड़ी कि चलते ही घर से निकलते ही टकरा गया। महिला मित्र थोड़ी है कि घर से निकलते ही दिख जाएगी, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, दोस्त है, दोस्त को ढूंढना पड़ता है जा जाके। वही है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है फ्री इलेक्ट्रॉन्स दो कोलिजन के बीच में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। और डिनोट कैसे करते हैं, लैम्डा से डिनोट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये छोटा सा डेफिनेशन हो गया। उसके बाद देखो, अभी हम बोले थे ना रिलैक्सेशन टाइम, यही है रिलैक्सेशन टाइम, यही है रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब टकराए। जैसे T1 क्या था, एक कोलिजन में उसके बीच का, फिर उसी इलेक्ट्रॉन का जब दूसरा कोलिजन हो रहा है तो जो टाइम लग रहा है वो T2 उसका कोलिजन है। ठीक, फिर जब तीसरा तो कोलिजन में जो टाइम लग रहा है वो T3 उसका कोलिजन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन क्या है, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। मतलब कोलिजन के बीच का जो समय है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। रिलैक्सेशन टाइम को डिनोट किया जाता है टाउ से। जैसे यहाँ तो T1 T2 T3 जब पूरे को सॉल्व करके रिजल्ट लाएंगे ना हम लोग, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं आया, अभी हम लोग इसी को जब सॉल्व करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लाएंगे तो जो रिलैक्सेशन टाइम होगा उसको इससे डिनोट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं टाउ, यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं टाउ। सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, उल्टा जे जैसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टाउ। अब क्या है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट अब अपने पास आ रहा है। लेकिन पहले देखें कितना लंबा वीडियो बन गया, तो 32 मिनट का वीडियो बन गया है। फिलहाल वीडियो को बंद करते हैं, अगले क्लास में हम लोग ये डेरिवेशन और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स दोनों देख लेंगे। ठीक है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कहानी, फिर ओम्स लॉ पे कुछ क्वेश्चन, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में मतलब ये डेरिवेशन भी देख लेंगे और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे। फिलहाल यहीं पे वीडियो बंद करते हैं क्योंकि बहुत लंबा बनाने का कोई मतलब नहीं है, वीडियो समझ भी आना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो भी हम लोग देखेंगे सब समझ आएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम और अपना ख्याल रखना है, पढ़ाई लिखाई करते रहना। ठीक है।